Jai Hind, dear students, welcome back to your own online channel. And here, as you know, we are covering up your history portion of class 10. So, dear student, I know you all are much confused about writing of question and answers in your notebook or how to present yourself in the format of question and answers in exam. So do not worry, I am here to solve your all of the doubts, and I am here bringing your chapter 3 nationalism in India question and answer series. So dear student, without wasting much time, let us discuss today the short answer questions of the chapter, which is very beneficial for you. I have already told you about the short answer writing pattern that you have to cover up it in around 80 or 100 words. So your short answers need to be in this word limit. It will come around 3 marks in your board examination. But dear student, these answers which I am going to discuss with you in this today's and the upcoming lecture is not only important for short answer type, but any question can be made from the following answers regarding one word questions also and एक्सप्लेन्ड क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स. मतलब कि जो क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड है. और ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर टाइप में ही पूछे, उसे छोटा करके वन वर्ड टाइप का आंसर बना के भी पूछ सकता है, MCQ आंसर बना के भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और इसका एक्सप्लेनेशन मांग के आपसे 5 मार्क्स का आंसर या फिर लॉन्ग आंसर्स भी पूछ सकता है. Okay, so now let's start our this lecture. First, our question in your NCERT book is explain why is the growth of nationalism in the colonies linked to an anti-colonial movement. मतलब कि जो नेशनलिज़म ग्रो कर रहा था ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ में, ब्रिटिशर्स के जो रूलिंग वाली कंट्रीज़ थी जहाँ पे वो रूल कर रहे थे, वहाँ पे कैसे ये एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के रूप में जन्म लिया नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट. ओके, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कंट्रीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. ओके डियर स्टूडेंट, मतलब कि इंडिया में और भी बहुत सारी ब्रिटिशर्स की जो कंट्री थी उसी के तरह एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया. पीपल ने क्या डिस्कवर किया? पीपल ने ये डिस्कवर किया कि उनका यूनिटी जो है वही एक स्ट्रगल के तौर पे निकल के आएगा जो कॉलोनिज़म के रूट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, कॉलोनिज़म को इफ़ेक्ट कर सकता है. The sense of being oppressed under the colonialism provided a sheer bonded tied many different groups together. जो कॉलोनिज़म के अंडर जो लोग, हर कम्युनिटी के लोग को ऑप्रेस किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, यही निकल के आया था एज अ टाई जो सबको जोड़ता था अगेंस्ट देयर एंटी कॉलोनियल movement. European powers consider their culture more civilized, modern and superior. यूरोपियन पावर जो थे वो अपने कल्चर को सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड, मॉडर्न और सबसे ज़्यादा ऊंचा मानते थे. ठीक है, वो जानबूझ के अपने कल्चर को अपनी कॉलोनीज़ पे थोपने लगे थे. तो ये भी एक रीज़न है कि कैसे नेशनलिज्म इफेक्ट निकल के आया. गांधी जी यूज सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश. Anti-colonial movement was united struggle by the people against the foreigners. So this is your first question and answer. You can see it. If you want, you can pause the video and copy down the answer. You can even take the screenshot. Now let's come to our second question. Why did the First World War help in the growth of national movement in India? और एग्जामिन द इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. मतलब कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आपको बस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफ़ेक्ट के बारे में बताना है जो कि नेशनलिज्म इन मूवमेंट ऑफ इंडिया को इफ़ेक्ट किया था.
द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर की वजह से एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो गया था, ना कि सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि उसकी कॉलोनीज़ में भी। इसकी वजह से ह्यूज इंक्रीज़ हो गया था किसमें, कॉलोनीज़ के उसके डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थे। वो ज़बरदस्ती अपने वॉर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता था वो अपनी कॉलोनीज से इकट्ठा करते थे, जिसके वजह से उनकी कॉलोनीज़ में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। थ्रू द वॉर प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीज्ड अ लॉट, they were just double, which led to the extreme hardship for the common people. Custom duties were increased, tax were increased, and income tax was just introduced. So we have all discussed about this in past lectures. Villages were called upon to supply soldiers, and forced recruitment in rural area caused widespread anger. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि रूरल एरियाज़ में ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था। उसके बाद क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से कंट्री में शॉर्टेज हो गया था फूड का, और एक एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा नाम का भी फैला था, एक महामारी फैली थी, जैसे कि इस वक्त कोरोना है वैसे ही, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर आंसर ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर ब्रिटिश कॉलोनीज। Now let's come to our next question, that is, why were the Indians outraged by the Rowlatt Act? क्यों इंडियंस जो है वो रोलैट एक्ट से इतना ज़्यादा नाराज़ थे? ठीक है, Why did Mahatma Gandhi decided to launch a nationwide satyagraha against a proposed Rowlatt Act? Explain in any 3 reason। अगर ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसका आंसर नियर अबाउट सेम होगा, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक आई एम जस्ट डिस्कसिंग फॉर यू विथ यू ऑल टू वेस्ट योर टाइम्स। नो, these questions are being asked in your exam and these years are also written beside it। तो ऐसे ही क्वेश्चन और करके आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आपको उसका एक ही पार्ट अटेंड करना रहता है, ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर सिमिलर टाइप के आंसर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है, ऐसे सिमिलर टाइप के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। 2 अलग अलग पॉइंट पूछे जा सकते हैं, या तो वो सेम चैप्टर से हो सकता है, डिफरेंट चैप्टर से भी हो सकता है। आपको किसी एक पार्ट को हेडिंग डाल के प्रॉपर कि हाँ आप इस पार्ट को एक्सप्लेन करें, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफ़ेक्ट्स, सो इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेडिंग डाल दीजिए, उसको पॉइंट बाय वाइज एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जामिनर का अटेंशन ड्रॉ करता है, वो बताता है कि वाओ स्टूडेंट इज़ वेरी मच अवेयर अबाउट द पॉइंट्स ऑफ द आंसर, सो एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी एंड ही विल गिव यू फुल मार्क्स। एक और क्वेश्चन जो बिल्कुल ऐसा ही है वो ये है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलैंड एक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो नियर अबाउट सेम हैं, जिसका आंसर हमें लिखना है। दिस इज़ योर आंसर नंबर 3, पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन gave immense power to police to search a place and arrest any person without warrant for and trial for 2 years. It was passed in spite of united opposition of the Indian members of council. Because of this only Gandhiji launched non-cooperation movement. Now let's see the next question. Why did Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement? Or the circumstances which compelled Mahatma Gandhi to call off the non-cooperation movement in 1930? Or what were the reasons for the withdrawal of non-cooperation movement? You have to explain this. In February 1922, Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement because of the following reason. First one, the movement was turning violent. In Chauri Chaura in Gorapur, a peaceful demonstration in the bazaar turned into a violent clash in which more than 20 policemen were killed. I have already told you about this point in detail. Then, Gandhiji also felt that Satyagrahi need to properly train before they would be ready for mass struggle. क्योंकि सत्याग्रही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और वो एट अ टाइम्स वायलेंट हो जाते थे।
Within the Congress, some leaders were tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial councils which were set up under the Government of India Act 1990. चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के वक्त मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया है कि कुछ लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस के वो फर्दर मास एगिटेशन में मास प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे और वो अपकमिंग इलेक्शन जिसमें ब्रिटिशर्स ने कुछ सीट्स इंडियंस के लिए भी रखी थी उन इंडियंस को अपने पाले में खींचने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि एक बार वो गवर्नमेंट में चले जाएंगे कांग्रेस के लीडर्स को लगता था कि वो एक बार गवर्नमेंट में चले जाएंगे तो वो अपने नेशन के लिए कुछ कर सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बना जा सकते हैं। तो ये काउंसिल इलेक्शन किसने शेड्यूल किए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर शेड्यूल हुआ था ऑफ 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त ब्रिटिश की ही गवर्नमेंट थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what is meant by the idea of satyagraha? What is the idea of satyagraha according to Gandhi? You can recall this in your mind, I know. सत्याग्रह मतलब क्या होता है? ट्रुथ, ये सत्य के लिए आग्रह, राइट। सो इट वॉज अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एगिटेशन अगेंस्ट द ऑपरेसर। एक नॉन वायलेंट तरीका था जिसमें काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट करते थे जो उनको उत्पीड़न करता था जो उनका। It emphasizes the power of truth and the need to search for truth. सत्य के लिए आग्रह। It suggested that if the cause was true, the struggle was against injustice. There was no physical force to fight the oppressor. सत्याग्रह हमें बताता था कि अगर हमारे मन में सच्चाई है, हमारा जो रीज़न है वो सच्चा है तो ज़रूरी नहीं है कि हथियार उठाएं, बिना हथियार के भी लड़ा जा सकता है और ऑपरेसर को परसुएड किया जा सकता है, ऑपरेसर को बोला जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को देखे। इससे जो ऑपरेसर है वो सच्चाई को देखेगा कुछ वक्त के बाद और ये काम लोगों का नॉन वायलेंस के थ्रू भी हो सकता है, मतलब कि वायलेंस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन फर्स्ट वन जलियांवाला बाग मैसेकर एंड द सेकेंड वन द साइमन कमीशन। दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड इन डिटेल, वन बाय वन वी विल सी। जलियांवाला बाग मैसेकर क्या हुआ था इसमें आप लोग को पता ही है। एक पब्लिक मीटिंग अनाउंस की गई थी ऑन 13 अप्रैल 1919 एट जलियांवाला बाग अमृतसर। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे जो कि अलग अलग एरिया से आए थे, गांव से आए थे, कई तो बैसाखी मेले के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और उन्हें मार्शल लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता था जो जनरल डायर इम्प्लीमेंट किया था उस वक्त अमृतसर में। तो जैसे कि जनरल डायर ने देखा कि लोग गैदर हो रहे हैं प्लेस पे तो उसने अपनी ट्रूप्स को ये ऑर्डर दे दिया कि वो जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लें। इसके बाद जो है ट्रूप्स ने बेचारे निहत्थे लोगों पे पीसफुल तरीके से जो अपना मीटिंग कर रहे थे उन पे फायर किया जिसमें वुमेन्स और चिल्ड्रंस सब इन्वॉल्व थे। सो दिस वाज द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया and General Dyer gave a silly reason that this was that all of the purpose to conduct this massacre in Jallianwala Bagh was to produce a moral effect on the mind of सत्याग्रह। मतलब कि वो चाहता था कि ये दिखा के वो सत्याग्रही के दिमाग में एक डर डाल दे कि आगे से अगर वो कोई भी ऐसा सत्याग्रह करने की सोच रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यही अंजाम होगा उनका। Now let's see the points regarding the Simon Commission. The Indian members of Central Legislative Assembly opposed the drawbacks in the Government of India Act of 1919. इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऐसे ही काउंसिल्स में जहाँ पे कुछ इंडियन इन्वॉल्व थे वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। काउंसिल मतलब कि एक तरीके का पार्लियामेंट टाइप था, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। वो जो इंडियन मेंबर्स थे वो ब्रिटिश सरकार की कमियां गिना रहे थे तो इंडियंस को चुप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, टॉरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में ही बैठी थी उसने एक कमेटी सेटअप की जिसका नाम था साइमन कमीशन क्योंकि इसके हेड थे सर जॉन साइमन। सो द कमेटी वाज अपॉइंटेड इन ईयर 1927 टू सजेस्ट फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कमेटी का ये काम था कि वो इंडिया के और ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर इंडियंस को लगता है कि कुछ कमी बेसी है तो उसको जाके इंडिया में सही करें।
इसका इंडियन की तरफ से एक मेजर ड्रॉबैक क्या था कि इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन सर जॉन साइमन, और कोई भी एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इस वजह से इंडियंस ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया और साइमन कमीशन के इंडिया में उतरते ही नारा लगाया साइमन गो बैक का बॉम्बे में। The next and last question in this short answer series is, compare the image of Bharat Mata in this chapter with the image of Germania in chapter number 1। ये कंपैरिजन मैंने आपको तभी बता दिया था जब हमने जर्मेनिया और मैरियाना का बारे में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। सो लेट्स सी इट अगेन। The image of Germania was a symbol of German nation, right? It's very easy thing. And the image of Bharat Mata was the symbol of our country, India. अब हम कंपैरिजन बता रहे हैं तो हम बताएंगे कि दोनों ही इमेज जो है वो इंस्पायर करती थी नेशनलिस्ट फीलिंग को अपने वर्कर्स, अपने कंट्रीमैन के अंदर, जो अपनी यूनिटी के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए, अपने फ्रीडम के लिए बहुत ही हार्ड स्ट्रगल कर रहे थे लॉन्ग ईयर्स से। और भी पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जर्मेनिया का जो फिगर था वो हीरोइज़म को दिखाता था, करेज को दिखाता लोगों के बारे में, वैसे ही भारत माता का फिगर भी लोगों की यूनिटी, करेज, हीरोइज़म को दिखाता है, वीरता को दिखाता है, राइट। One difference is also noted here कि भारत माता is different from Germania in the sense that the former भारत माता reflects the religious basis of its making. Okay, this point we can include. So this was all about your short answer questions, and in our next class we will discuss about the long answer questions. So my dear student, I hope you are clear with all these points that we have discussed right now about your answer writing pattern. So don't forget to tell me that whether this video was helpful for you all or not in the comment box. Also mention your attendance with your name as well as your class and section, the likes button, and don't forget to hit the subscribe button so that you can get the regular updates of the video as soon as they are posted. With this only, I would like to bid you all farewell from today's session and hope that you all are safe and sound at your home, properly following all the precautionary measures for you and your family members. So thank you for watching the lecture. Jai Hind.